प्रिय भैया बहन, हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद चैप्टर का सेकेंड वीडियो देखने जा रहे हैं, जिसमें मुख्य राष्ट्रवाद के उदय, यूरोप में जो राष्ट्रवाद का उदय हुआ है उसका सेकेंड टॉपिक है यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण। हम लोग पहले भी राष्ट्रवाद पर चर्चा कर चुके थे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ है और राष्ट्र राज्य क्या है, इस राष्ट्र राज्य की परिभाषा आप पहले वीडियो में देख चुके हैं। लेकिन यह जो आज हम जिस प्रकार के राष्ट्र को देख रहे हैं, उस तरह का राष्ट्र 18वीं सदी के यूरोप में देखने को नहीं मिलता है। जैसे जर्मनी है, इटली है या अन्य जो भी राष्ट्र हम आप देख रहे हैं, वह उस समय देखने को नहीं मिलता था। उस समय जो राष्ट्र था वह अलग अलग राजवंशों में विभाजित था, जैसे अलग अलग आपको साम्राज्य में विभाजित था। जैसे आपको हमने पहले बताया था, हाब्सबर्ग साम्राज्य, बर्बन साम्राज्य या ऑटोमन साम्राज्य, विभिन्न साम्राज्यों के अधीन ये सारे राष्ट्र हुआ करते थे। उस समय पूर्वी और मध्य यूरोप क्या था, निरंकुश राजतंत्र के अधीन था। यूरोप में क्या था, निरंकुश राजतंत्र था। और यह जो निरंकुशता थी वह किसी भी समान संस्कृति को मान्यता नहीं देती थी। और ये सब जो हम अब पहले पढ़ चुके हैं, वह सब जैसे फ्रांस था या अन्य राष्ट्र था, वह किसी न किसी साम्राज्य के अधीन था, जहाँ अलग अलग भाषाएं थी, अलग अलग वेशभूषा, अलग अलग पहचान। इस तरह से इन सारे जगह पर अलग अलग भाषाएं, अलग अलग पहचान थी, जिसके चलते ये सब सामूहिक रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे। तो आइए देखते हैं ये तरह तरह के समूहों में राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद राज्य का विचार कैसे आया। अगला टॉपिक हम लोग का है कुलीन वर्ग और नया मध्य वर्ग। कुलीन वर्ग, आप ध्यान देंगे कि कुलीन वर्ग हम लोग कहाँ पढ़े थे। कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग, यह हम 9th क्लास के फ्रांसीसी क्रांति में पढ़ चुके हैं। कुलीन वर्ग क्या था और नया मध्य वर्ग। आप सबसे पहले कुलीन वर्ग जब पढ़े थे 9th क्लास में, तो आपको यह पता होना चाहिए कि कुलीन वर्ग जो था वह काफी संपत्तिशाली होता था, उसे विशेषाधिकार प्राप्त था। फ्रांस की क्रांति में आपने पढ़ा है कि फ्रांस में सबसे ऊंचले पायदान पर कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग होते थे। यहाँ भी दिखा रहा है कि सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। और यह वर्ग जो था, इसे विशेषाधिकार प्राप्त था, विशेष प्रकार का अधिकार प्राप्त था। इसे किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं देना होता था और समाज में इनकी बहुत ही मान मर्यादा थी, बहुत पहुंच थी और सभी प्रकार की सुविधा इन्हें दे थी। इस तरह से कुलीन वर्ग जो था वह काफी जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था। लेकिन जनसंख्या के हिसाब से अगर देखेंगे तो कुलीन वर्ग की संख्या बहुत कम थी। जब जनसंख्या के हिसाब से साधारण जो लोग थे, जो साधारण आम नागरिक था, वह जो लोग था वह ज्यादा था, जिसमें ज्यादातर लोग कृषक थे, अर्थात आम नागरिक की ज्यादा जनसंख्या थी। औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हुआ था, आपको मालूम होगा कि औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में हुई थी। उस समय तक लोग एक दूसरे से नहीं जुड़ पाए थे, जुड़े थे लेकिन मशीन का आविष्कार नहीं हो पाया था। और जिस तरह से आज संपूर्ण दुनिया में एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं, उस तरह का जुड़ाव नहीं था, क्योंकि एक दूसरे से दूसरे देश में व्यापार करने में, आने जाने में काफी समय लगता था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के बाद वाणिज्य व्यापार में काफी वृद्धि होने लगा। और जब यह व्यापार में वृद्धि होने लगा तो एक वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ। यह वर्ग जो था वाणिज्यिक वर्ग, वह वर्ग बाजार के लिए उत्पादन पर टिका हुआ वर्ग था और इसका अस्तित्व बाजार में था। इस प्रकार से इस वाणिज्यिक वर्ग के उदय होने के बाद सामाजिक समूह जो था वह अस्तित्व में आया और कुलीन वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति के लिए इसने अपना ऐलान किया और इसने अपना संघर्ष जारी किया। अब कुलीन वर्ग को हटाने के लिए जो वर्ग सामने आया वह कौन सा वर्ग था? वह वर्ग जो था वह मध्य वर्ग में शिक्षित और उदारवादी वर्ग था। यह शिक्षित वर्ग जो था वह उदारवादी वर्ग कहलाया और राष्ट्रीय एकता के विचार इनके बीच ही प्रकट हुआ। यह वर्ग जो था उदारवादी वर्ग के नाम से जाना गया और इसने राष्ट्रीयता का विकास करने की दृढ़ संकल्प लिया।
तो यह जो उदारवादी वर्ग थे यह क्या चाहते थे? कुलीन वर्ग की विशेषाधिकार को समाप्त करना चाहते थे। यह उदारवादी वर्ग जो था राष्ट्रीयता का क्या मायना था इनके लिए, यह किस प्रकार की राष्ट्र चाहते थे? तो यह जो वर्ग था, यह नए मध्य वर्ग जो उदारवादी वर्ग था, यह सबके लिए समानता चाहता था, आजादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी चाहता था। उदारवादी वर्ग जो था वह सबके लिए समानता चाहता था। आपने फ्रांस की क्रांति पढ़ा है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद उदारवाद, निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। फ्रांसीसी क्रांति में आपने पढ़ा है कि उदारवाद जो था वह निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति का ऐलान किया था और उसने 1791 ईस्वी में एक कानून बनाया था। 1791 का कानून आप याद कीजिए, जो आपने फ्रांस की क्रांति में पढ़ा था, उसमें 1791 का जो संविधान बनाया था, कानून बना था 1791 में, उसमें दो तरह के अधिकार दिए गए थे, एक सक्रिय नागरिक और दूसरा निष्क्रिय नागरिक। सक्रिय नागरिक को सभी अधिकार था, निष्क्रिय नागरिक को नहीं था। तो इस तरह से उदारवादी जो थे वह पादरी वर्ग और विशेषाधिकारों की समाप्ति कर एक नया संविधान बनाने के पक्षधर थे। जो राजा होगा वह संविधान के अनुसार कार्य करेगा। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर बल देते थे। उदारवादी क्या चाहते थे कि सबको समानता का अधिकार मिले, लेकिन संपत्ति जो जिसके पास है वैसे रहे, संपत्ति का बंटवारा नहीं हो। आपने पहले पढ़ा है कि साम्यवादी जो विचारधारा के लोग हैं वह यह नहीं चाहते थे। रूस की क्रांति में आपने पढ़ा है कि कार्ल मार्क्स का सिद्धांत जो था वह सिद्धांत था कि मजदूरों को, दुनिया के मजदूरों जागो और संपत्ति का समाज में बराबर का बंटवारा था। लेकिन यह उदारवादी वर्ग जो था वह निजी संपत्ति की बंटवारा नहीं चाहते थे, परंतु जनता की समानता पर ये बल देते थे। फ्रांस की क्रांति में उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहां चुनाव में सक्रिय और निष्क्रिय नागरिक की बात की गई थी। जैसा कि हमने आपको अभी बताया है कि 1791 का जो संविधान बना था उस संविधान में सक्रिय नागरिक और निष्क्रिय नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका थी। सक्रिय नागरिक ही वोट देने के अधिकारी थे, जो 3 दिन के अपनी मजदूरी को टैक्स में दे सकते थे, वही वोट दे सकते थे, और बाकी निष्क्रिय नागरिक वोट नहीं दे सकते थे, जिसमें महिला भी थी। और इस संविधान के अंतर्गत राजा और संविधान के अंतर्गत कानून बना था जिसमें सबको बराबरी का अधिकार दिया था, लेकिन पूर्ण रूपेण यह भी सफल नहीं हो पाया। इसके बाद फिर से एक नया सरकार अस्तित्व में आया जिसको जैकोबिन सरकार के रूप में हम लोग जानते हैं, लेकिन यह जैकोबिन शासनकाल जो था यह बहुत दिनों तक नहीं टिका। इस जैकोबिन शासनकाल में सभी वयस्क पुरुषों को मत देने का अधिकार था, लेकिन यह इतना ज्यादा अनुशासन प्रिय, बहुत ज्यादा इसने कड़ा रुख अपनाया, जिसके चलते यह शासन व्यवस्था ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सका और जैकोबिन शासन की समाप्ति हो गई। और उसके बाद फ्रांस में सत्ता में नेपोलियन का आगमन हुआ। जब नेपोलियन सत्ता में आया तो उसने क्या किया, सभी लोगों को अपने विचारों से अवगत कराया और लोगों के सामने अपने इस भाषण के माध्यम से लोगों के मन को इस प्रकार से जीत लिया ताकि लोगों को लगने लगा कि फ्रांस में यह सबसे ज्यादा हमारा हित का काम करेगा। लेकिन यहाँ भी ऐसा नहीं हुआ और नेपोलियन की संहिता जब लागू की गई तो उसमें सीमित मताधिकार और महिलाओं को अवयस्क का दर्जा दिया गया। यहाँ भी महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया। अर्थात संपूर्ण 20वीं और 19वीं शताब्दी महिलाओं ने समान अधिकार की मांग करते हुए अपना आंदोलन चलाया और उसके बाद महिलाओं को जाकर पुनः मत देने का अधिकार प्राप्त हुआ। यह था सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में उदारवादी या यूरोप में राष्ट्रवाद का विचार कैसे हुआ। अब आर्थिक पक्ष की अगर हम बात करेंगे तो आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीजों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। अर्थात सभी जगह जो व्यापार होता था उसके अलग अलग नियम थे, मुद्रा भी अलग अलग थी, व्यापार भी अलग अलग था, एक जगह से दूसरे जगह जाने में कई जगह टैक्स देना पड़ता था, बहुत सारे नियम कानून थे। तो इस तरह से उस समय के जो उदारवादी थे
उन्होंने 19वीं सदी के दौरान एक यह जोरदार मांग उनके सामने रखा जो इस तरह के व्यापार में सुधार हो सके। और इस व्यापार में सुधार लाने के लिए क्या किया नेपोलियन ने? इस व्यापार में सुधार लाने के लिए 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया। इनमें प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी और नेपोलियन ने इसमें सुधार लाने के लिए जो यह 39 राज्य का महासंघ था उसको बनाया। अलग अलग राज्यों की अलग अलग व्यवस्था थी। 1833 ईस्वी में दिया है कि एक व्यापारी को हैब्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाने के लिए अपना माल बेचने के लिए 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता था। एक व्यापारी एक जगह से अगर दूसरे जगह जाता था तो वह जब अपना माल बेचता था तो उसे 11 सीमा शुल्कों से गुजरना पड़ता था और हर बार लगभग 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। अलग अलग जगहों पर अलग अलग नापतोल लंबाई चौड़ाई थी और इसमें नेपोलियन ने सुधार किया। अलग अलग जगहों पर नापतोल की जो प्रणाली थी उसको उसने बंद किया और आर्थिक क्षेत्र में उसने क्या किया? काफी सुधार किया। इस प्रकार आर्थिक क्षेत्र में निर्माण के लिए 1834 में प्रसा की पहल पर एक शुल्क संघ बनाया गया जिसका नाम था जॉल्वे राइन। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या को 2 कर दिया। अलग अलग जो थी मुद्रा उसको 2 कर दिया। अब मुद्रा की संख्या जो पहले 30 से ऊपर थी वह अब क्या हो गया? 2 हो गया। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई, आर्थिक क्षेत्रों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बना। मतलब लोग एक दूसरे जगह से दूसरे जगह जाने लगे, एक दूसरे को समझने लगे। रेलवे के आने से एक जगह से दूसरे जगह जाने में लोगों को सहायता मिलने लगी और एक दूसरे के विचार को जानकर लोगों में राष्ट्रवाद का विचार पनपने लगा और राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। अब है कि 1815 के बाद एक नया रूढ़िवाद आया। 1815 में नेपोलियन की वाटरलू में हार हो गई। इससे पहले नेपोलियन ने फ्रांस में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन संजोगवश 1815 में नेपोलियन की हार हो गई क्योंकि नेपोलियन साम्राज्य विस्तार कर रहा था जो यूरोप के अन्य राष्ट्रों को रास नहीं आ रहा था और इसी के चलते नेपोलियन की हार हो गई। और पुनः आपने पढ़ा है समाजवाद, उदारवाद, रूढ़िवाद, रेडिकलवाद। अब रूढ़िवाद जो था वह अस्तित्व में आ गया। अब रूढ़िवाद सरकार क्या था यह आप पहले पढ़ चुके हैं। उदारवाद समानता चाहता था, लेकिन रूढ़िवाद जो था वह जिस तरह की सरकार पहले से चली आ रही थी, निरंकुश शासन व्यवस्था, राजतंत्र जो चली आ रही थी वह वही चाहता था। अर्थात यूरोपीय सरकार रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी क्योंकि वे राजतंत्र के पक्षधर थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किया गया परिवर्तन से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। नेपोलियन जो सुधार किया था उस सुधार के माध्यम से यह समझ लिया था रूढ़िवादी लोग कि अगर आधुनिक व्यवस्था राजतंत्र में भी लाया जाए तो राजतांत्रिक व्यवस्था सफल हो सकती थी। इसलिए उसने क्या किया? आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और बुद्ध दासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों की शक्ति प्रदान कर सकते थे। इसलिए उसने इन सारी व्यवस्था को आधुनिक व्यवस्था बनाने का प्रयास किया। किसने? रूढ़िवादियों ने। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियों ने जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, इसके प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। वह इसलिए मिले वियना में कि वह चाहते थे कि पुनः यूरोप में फिर से रूढ़िवादी यानी प्राचीन राजतंत्र की स्थापना हो और इसलिए उसने वियना में मिले। वियना में जब इस सम्मेलन की मेजबानी ऑस्ट्रिया का चांसलर ड्यूक मैटरनिक ने किया जो बिल्कुल राजतंत्र का पक्षधर था। 1815 की वियना संधि, 1815 में जो वियना संधि हुई थी, इसका उद्देश्य उन सारे बदलाव को खत्म करना था जो नेपोलियन के युद्धों के दौरान शुरू हुए थे। इसलिए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को पुनः सत्ता में बहाल किया गया था। आपने पहले पढ़ा है
कि 1789 में जो क्रांति हुई थी और उस क्रांति में जो बुर्बो वंश का लुई 16 था उसको जो फांसी दे दिया गया, उसको पुनः रूढ़िवादियों ने क्या किया, सत्ता में ले आया। और नेपोलियन ने जो सुधार किया था उसके माध्यम से उसने यह प्रेरणा लिया कि राजतंत्र में भी सुधार की आवश्यकता है। इसके अलावा नेपोलियन ने जिन राज्यों पर कब्जा किया था उसे फ्रांस से ले लिया गया और नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। इसका मुख्य उद्देश्य था यूरोप में एक नई शक्तिशाली रूढ़िवादी सरकार की स्थापना। इस रूढ़िवादी सरकार ने सेंसरशिप के नियम बनाए और पेपर पत्रिका पर नियंत्रण ला दिया ताकि जनता तक इसकी खबर न पहुंच पाए। फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की जो स्मृति थी उदारवादी को लगातार प्रेरित कर रही थी और इस उदारवादी की प्रेरणा से एक बार फिर से क्रांतिकारी अस्तित्व में आ गए। 1815 के वर्षों में जो दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादी को भूमिगत कर दिया था वह सब अस्तित्व में आ गए और अस्तित्व में आने के बाद इन क्रांतिकारियों ने इस राजतंत्र को समाप्त करने के लिए गुप्त संगठन बनाना शुरू किया। ऐसा ही एक व्यक्ति जो गुप्त संगठन का निर्माता था वह था इटली का क्रांतिकारी ज्यूसेपी मैज़िनी। इन्होंने दो भूमिगत संगठन की स्थापना की, पहला मार्सेई में यंग इटली और दूसरा यंग यूरोप। इसने दो भूमिगत संगठन बनाया क्रांतिकारियों ने और इसका मुख्य उद्देश्य था राजतंत्र की समाप्ति और प्रजातंत्र की स्थापना। यह राजतंत्र का घोर विरोधी था और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों को अपने विचार में पूर्णतः लाना चाहता था और इस प्रकार से मैज़िनी ने रूढ़िवादी को हरा दिया और पुनः लोकतंत्र की स्थापना करने का इसका जो स्वप्न था वह पूरा हुआ। इसको हम लोग आगे पुनः पढ़ेंगे किस तरह से यह राष्ट्र राज्य जो था वह अस्तित्व में आया। चलिए आज इतना ही, फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे कि किस प्रकार से यूरोप में राष्ट्रवाद का जो यह निर्माण है और किस प्रकार से इस राष्ट्रवाद के द्वारा उदारवादी की क्रांति होती है और फिर से सभी राष्ट्र एक होता है, जर्मनी और इटली का एकीकरण होता है। इसके माध्यम से हम लोग पुनः आगे पढ़ेंगे।